जीवन में ये नास्तिकतावाद कार्य करती है, तो ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली हमारे माइंड में प्रवेश कराया जाता है। एक्चुअली बचपन से ही सिस्टमेटिकली हमारे माइंड में प्रवेश कराया जाता है। जैसे जब मैक्स मूलर को, अगर हम कुछ हिस्ट्री में जाएं, भेजा गया इंडिया में कि जैसे जो ब्रिटिशर से पूरे वर्ल्ड पे राज्य करना चाहते थे, तो हर एक देश में जाते थे उस पर कैसे रूल कर सकते हैं, तो मैक्स मूलर प्रभु को भेजा गया था भारत में कि जाइए आप पूर्व जो एशिया के, जो ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज हैं, वो आप पता लगा के आइए कि कैसे हम उन पर रूल कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो भाई साहब भारत में आए और कई सालों तक यहाँ पर अध्ययन किए। अध्ययन करके वहाँ पर जा करके ब्रिटिश उसमें कॉन्फ्रेंस में उनका वो भी है, मैं एक लेक्चर में सुना था, मतलब नेट पर भी शायद अवेलेबल, उसको पढ़ सकते हैं। उनकी ये वो स्टेटमेंट था कि जो भारत पर जो उधर के प्रदेश है उन पर रूल करना असंभव है। क्यों असंभव है? कि उनकी निष्ठा, उनकी संस्कृति इतनी प्रबल है, इतनी प्रधान संस्कृति है, इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कैसे हम उन पर रूल कर सकते हैं? और उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से काफ़ी ऊपर है। नॉर्मली अगर हम देखें पीछे के, अगर थोड़ा सा अपने संस्कृति को अध्ययन करें, इतिहास में जाएं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमारे ये होते थे वर्णाश्रम में, जो ब्राह्मण होते थे उनको बचपन से ही पता रहता था कि जैसे मेरा बेटा भाई बड़ा होगा पंडिताई करेगा, उसको जजमान होंगे, दक्षिणा मिल जाएगा, उसका कार्य चल जाएगा। जो क्षत्रिय होते थे उनको बचपन से ही कॉन्फिडेंस होता था कि भाई मेरा बेटा बड़ा होगा, अपने बाहुबल से वो कमा लेगा, लोगों को रूल करके शासन करके वो कमा लेगा। जो वैश्य होते थे बचपन से ही वो क्या करते थे, अपने बेटे को अपने मतलब जो व्यापार वगैरह में, जैसे भगवान को देखते हैं कृष्ण लीला में 5 वर्ष की अवस्था, जो 6वें वर्ष में जाते हैं पौगंड लीला में, तो गाय दी जाती, ले जाओ भाई गाय चरा के आओ। 5 वर्ष से छोटे बछड़े दिए जाते थे, ले जाओ बछड़े चरा के आओ। ये सब हम देखते हैं। तो वैश्य को भी कोई चिंता नहीं रहती थी अपने कैसे जीविका पार्जन होगा, और शूद्र उसको ही पता रहता था किसी न किसी मालिक के घर चले जाएंगे जी। मालिक जैसे ऐसा होता था, हम लोग देखे हैं गाँव में कि जैसे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं किसी के घर पे, फिर उनका बेटा भी उनके घर पे लग जाता था, उनका बेटा भी उनके घर पे लग जाता था। और ब्राह्मण कल्चर में कैसे होता था, जैसे मेरे पिताजी किसी के वो हैं उपरोहित हैं, उनके बेटा जी के उपरोहित हो जाते थे, ऐसे उनका काम चलता था। तो इतनी उत्कृष्ट संस्कृति थी कि किसी को भी किसी के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता था कि मेरी जीविका पार्जन कैसे हो। इतनी उत्कृष्ट संस्कृति थी। आज के जैसे नहीं कि 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद और जाकर के इंटरव्यू में धक्के खा के लाइन लगाना पड़ता है, और मतलब 20 साल 25 साल संघर्ष करने के बाद इतने दिनों में तो वो कोई भी अपने वर्णाश्रम के साथ एक स्थित हो जाता था, इसके बाद कैसे निकले उसकी व्यवस्था हो जाती थी। और यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है जीविकोपार्जन के लिए इतना। तो ये मैक्स मूलर जी ने बताया भाई साहब ने कि इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है कि हम कैसे रूल कर सकते हैं। तो फिर वो आए यहाँ पर, दोबारा उनको भेजा गया और वेदों का उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत सीखे, और संस्कृत भाषा की जो वेदों को इंग्लिश भाषा में उन्होंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं कि उसको जैसे प्रोपा जी ने इसका शब्द का अर्थ दिया, वैसे नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। और फिर वो भारत पर के आए और इसके पूरे सिस्टमेटिकली अपना सिलेबस लाए, सिलेबस अपना लाए, ताकि अगर हम आपको आकर के बताएंगे जो आपका वेद है, कहाँ इन चीज़ों में, ये मैथोलॉजी में तुम वो कर रहे हो, ये निकृष्ट हैं, ये लोएस्ट हैं, हम हायर हैं, हम आर्यन हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे अच्छी चीज़ें। ये प्रोपेगेंडा करके लाया गया और पूरा हमारे सिलेबस को खंडित कर करके अपना सिलेबस लाया। और आज भी हम देखते हैं उनका सिलेबस पढ़ा जाता है बचपन में, ये डार्विनवाद, इसको पढ़ के हमारे 10th क्लास में मार्क्स मिलते हैं, बायोलॉजी में सबको पढ़ना पड़ता है ये, सुनो। ये पूरे नास्तिकतावाद बचपन से ही बच्चे के अंदर ये बैठाया जाता है मार्क्स लाने के लिए। क्या डार्विनवाद का क्या वो है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, कि जो भी फिट वो बैठेगा वो सर्वाइव करेगा, फिट बैठेगा। जैसे कि क्या इनका सिद्धांत है डार्विन प्रभु का, कि जैसे कि मनुष्य के वो कौन थे, पूर्वज बंदर थे। प्रोपाल खूब गाली देते हैं वो, रास्कल डार्विन के पूर्वज वो होंगे, हमारे जो पूर्वज थे ऋषि महर्षि थे, ऋषि मुनि लोग। आप देखते हैं कश्यप मुनि के हम सब संतान हैं। ये मनुष्य जो है, मनु और शत्रुपा से आए हैं, बंदर से नहीं आए हैं। और आज भी हम देखते हैं साइंस में, तो नॉर्मली कई ऐसे स्पीसीज मिले हैं लाखों करोड़ों मतलब सालों पहले के, जो कि उसमें मनुष्य और बंदर एक साथ एग्जिस्ट किया करते थे। और डार्विन भाई साहब क्या कहते हैं कि जैसे इनका ये सिद्धांत है, बचपन से हम सबको पढ़ाया जाता है, हमारी पूरी की पूरी साइंस, हमारा बायोलॉजी इसी पर वर्क करती है
कि जो भी जैसे कि अभी कोरोना जैसे को बॉडी में वो किया, अपना जगह बना लिया, उस हमारे WBC को वो किया तो वो फिट हो पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। जैसे कैसे कैसे ये शुरुआत हुआ, जैसे जो भालू थे उनको जमीन पे खाने पीने को नहीं मिला तो पानी में गए मछली पकड़ने के लिए, अपने को रखने के लिए, तो वहाँ पर धीरे धीरे वेल बन गए। जो घोड़े थे वो जब घास खत्म हो गई तो वो पेड़ पर से पत्ते खाते थे, तो गर्दन अपना खिंचाव करना पड़ता था, धीरे धीरे उनका गर्दन लंबा हो गया, क्या हो गए, जिराफ बन गए। हाँ, जो मनुष्य जो बंदर थे धीरे धीरे क्या बन गए, मनुष्य। और यही हम सबको पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि हमारे माइंड में फिट हो जाए। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये अधूरी है और इसमें जीव आत्मा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी का एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी का एवोल्यूशन नहीं होता है, चेतना का एवोल्यूशन होता है। ये निराकारवाद और ये नास्तिकतावाद बचपन से इस साइंटिफिक तरीके से हमारे अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ब्रिटिशर्स ये साबित कर पाए कि जो हमारी फिलॉसफी है वो उत्कृष्ट है, तुम्हारी फिलॉसफी है, जो वेदा है, ये जो पुराण है, ये महाभारत रामायण क्या है, ये मिथ है, कहाँ इन चक्करों में लगे हुए हो, ताकि वो रूल कर पाए हर सबके ऊपर, यूएस के ऊपर या इंडिया के ऊपर, ये सबके ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने अपना सिलेबस निकाला। तो हमें सबको इन ग्रंथों का अध्ययन अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हम जान पाएं कि एक्चुअली में से मतलब कैसे हमारा जन्म हुआ, हमारा कर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान के अस्तित्व को जान पाएं। इसीलिए नॉर्मली इस्कॉन प्रीचिंग करता है बुद्धिजीवी वर्ग में नॉर्मली कि वो समझे, साइंस को समझे और वेदों को समझे और दोनों को वो सामंजस्य से बैठा कर खंडित कर पाए कि क्या सही और क्या गलत है, बहुत जरूरी है ये। और प्रभुपाद जी इसमें वो कर रहे हैं कि जैसे कि हम क्या साइंटिफिक थ्योरी है